हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरसीसी का एक यूनिट है जिसका नाम है वाटर स्टोरेज टैंक। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो आपका वाटर स्टोरेज टैंक होता है वो क्या कर रहा है, वाटर को स्टोर कर रहा है किसमें, एक टैंक्स में। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टोरेज टैंक क्या होता है, बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं। कह सकते हैं, नहीं कह सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे जल तथा कोई भी लिक्विड पदार्थ है, ठीक है, जल तथा कोई भी लिक्विड पदार्थ है को स्टोर करने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, टंकियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप लोग देखे होंगे गाँव में भी आजकल ओवर टैंक बन रहे हैं और शहरों में तो इसका कुछ ज़्यादा ही डिमांड है वाटर सप्लाई के लिए। ठीक है, जल आपूर्ति व्यवस्था को कायम रखने के लिए जनरली हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ओवर टैंक या एलिवेटेड ओवर टैंक कह सकते हो। ठीक है, तो जल तथा अन्य द्रवों का भंडारण करने के लिए जनरली क्या करते हैं, टंकियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह टंकी भूमि से कुछ क्या होते हैं, ऊंचाई पर होती हैं। अगर यही टंकी आपका कुछ ऊंचाई पे जब हो जाता है, ठीक है, सर्टेन ऊंचाई पे हो जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या, एलिवेटेड। क्या बोला जाता है, एलिवेटेड ओवरहेड। ठीक है, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया ही कि आजकल गांव में भी इसका डिमांड बढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन वैसे भी नगरों में आधुनिक पद्धति पर जल आपूर्ति व्यवस्था काम करने के लिए भंडारण टंकियों का विशेष स्थान हो गया है। आपको पता ही है कि आजकल वाटर सप्लाई जनरली जो भी जल आपूर्ति हो रहा है शहरों में, वो किससे हो रहा है, एलिवेटेड ओवरहेड टैंक से। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो ओवरहेड टैंक है वो क्यों यूज़ हो रहे हैं, आखिर में ये अधिक प्रचलन में क्यों है। ठीक है, आखिर में ये अधिक प्रचलन में क्यों है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे शहरों में कई जगह ओवर टैंक को अपने आंखों से लाइव देखे होंगे या बनते हुए भी देखे होंगे, या फिर अपने आसपास के नगरों के जहाँ रहते हैं आप, शहरों के आसपास देखे होंगे। तो जनरली जो आप जो देखते हैं वही ओवरहेड टैंक होता है, एलिवेटेड ओवरहेड टैंक। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आजकल ये बहुत ही प्रचलित है। तो पहला कारण ये है, जो पहला कारण है ये इसमें कि सीमेंट कंक्रीट, जो प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की टंकियों का, ठीक है, कठोर पानी के कारण संचारण नहीं होता है। ठीक है, यानी जो भी आरसीसी का जो हम लोग गुंबद छत बनाते हैं जिसमें पानी स्टोर होता है, अगर उसमें कठोर पानी भी रहे तो क्या होता है, उसमें संचारण नहीं आता है। ठीक है, संचारण नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि इनकी जो आयु होती है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं इनकी जो आयु होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इनकी आयु क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर हम थर्ड कह सकते हैं वायुमंडलीय कुप्रभाव, जैसे धूप, वर्षा, ठंड से यह कम प्रभावित होती हैं। फिर से मैं एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यह वायुमंडलीय कुप्रभावों जैसे धूप, वर्षा, ठीक है, ठंड से कम प्रभावित होती हैं। ठीक है, उसके बाद से फिर अगला पॉइंट है कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आग से शीघ्र प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की टंकियाँ किसी भी धारिता या तथा परिमाप में आसानी से क्या किया जा सकता है, कास्टिंग किया जा सकता है या निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, यह भूमि के ऊपर, भूमि पर तथा भूमिगत किसी भी तल पर निर्माण की जा सकती है। ठीक है, यह धातु की टंकियों से सस्ती भी पड़ती है। ठीक है, इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, ज्यामितीय शक्ल में इसको जनरली हम क्या करते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जो हम लोग करते हैं ओवरहेड टैंक ज़्यादातर हम क्या करते हैं, गोल गुंबद हम लोग जनरली क्या करते हैं, गुंबद नुमा बनाते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन कुछ दोष भी हैं। ठीक है, कुछ अगर प्रमुख कारण हैं कि क्यों यूज़ करते हैं, तो हमने जैसा बता दिया कि
प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की टंकियों का कठोर पानी के कारण क्या होता है, संक्षारण नहीं होता है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर सेकंड है, इसका जो ड्यूरेबिलिटी है क्या है, हाई है। इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो क्या है, हाई है। इस पर किसी भी एटमॉस्फेरिक जो कुप्रभाव होते हैं जैसे धूप, वर्षा या ठंड जो भी है उससे क्या होता है, ये कम से कम प्रभावित होता है, ठीक है, और आग से प्रभावित न के बराबर होता है, ठीक है। सीमेंट फिर अगला मैंने बताया था कि इसको क्या करते हैं, इसे किसी भी ज्यामितीय शक्ल में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको निर्मित कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर बताया आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट टंकियों में कुछ दोष भी होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कुछ दोष भी होते हैं। तो दोष क्या हो सकता है, ठीक है। इसका दोष ये है कि इसका जब भी हम अभिकल्पन करें, ठीक है, इसका हम जब भी अभिकल्पन करें तो बहुत ही सूझबूझ करके करना चाहिए, सूझबूझ ज्ञान के साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। यदि दोषपूर्ण अभिकल्पन किया जाएगा, ठीक है, यदि दोषपूर्ण अभिकल्पन किया जाएगा तो लापरवाही के कारण क्या होगा, धराशायी होने पर गंभीर क्षति या दुर्घटनाएं होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, ओके। इस्पात की टंकियों की भांति अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा दोष क्या है, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। तो यह कह सकते हैं ना कि जो इस्पात की टंकियों की भांति जो होती है, आवश्यक होने पर इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि जब एक बार निर्माण हो चुका रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसके जो भी आपके डायमेंशन होंगे उसमें हम क्या कर सकते हैं, चेंज या फिर बदल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, और एक सबसे बड़ी बात है, कुछ नोट्स लिख लीजिएगा आप लोग, कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, कि टंकी के लिए जो कंक्रीट मिक्स होता है, ठीक है, वह जनरली क्या होता है, M30 से कम नहीं होना चाहिए। M30 ग्रेड का जो कंक्रीट है उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उच्च मिक्स कंक्रीट जो यूज़ करेंगे उससे क्या होता है, संरचना में कम से कम दरारें पड़ती हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, कम से कम दरारें पड़ती हैं, ठीक है। अब आती है कि जल टंकियों का जो प्रकार होता है शेप के आधार पर, तो एक जनरली हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड टैंक यानी कि सिरोपरि जल टंकियाँ, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिरोपरि जल टंकियाँ, ओके। तो बेसिकली एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि ओवरहेड टैंक से क्या समझते हैं विथ फिगर से बनाए, तो हम लोग जनरली क्या करेंगे, जो ओवरहेड टैंक होता है उसको हम डोम टाइप ओवरहेड टैंक से नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ओवरहेड टैंक जो होता है, ओवरहेड वाटर टैंक, उसको हम डोम टाइप क्या होता है टैंक से भी नाम से जाना जाता है, जैसे गुंबद नुमा, जैसे आपने गुंबद देखा होगा, सुना भी होगा, उस टाइप का आपका क्या बनता है, वो आपका टैंक होता है, ठीक है। तो जो हम यहाँ पढ़ेंगे डोम टाइप क्या पढ़ेंगे, टैंक्स पढ़ेंगे, ठीक है, डोम टाइप क्या पढ़ेंगे, टैंक्स पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं, ठीक है, कि गुंबद नुमा जो टंकियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। जैसा कि नाम पे है गुंबद नुमा टंकियाँ, ठीक है, तो इसका बनावट कुछ उस प्रकार का होगा, उसका शेप कुछ इस प्रकार का होगा, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की टंकियों की जो छत होती है तथा फर्श स्लैब जो होता है वो गुंबद नुमा होता है। फिर से सुनिएगा, इस प्रकार की टंकियों की जो छत होती है तथा फर्श स्लैब जो स्लैब हम डालते हैं वह कैसा होता है, गुंबद के शेप में होता है, कैसा, गुंबद के शेप में होता है, ठीक है। बड़े पाटों तथा अत्यधिक भार के लिए गुंबद पटिया की मोटाई अन्य प्रकार के स्लैब से न्यूनतम होती है, ठीक है। जो भी आपकी पार्ट होते हैं स्पैन पे अत्यधिक भार के कारण क्या होते हैं, इसकी जो गुंबद पटिया होती है उसकी मोटाई अन्य स्लैब की तुलना में क्या होता है, न्यूनतम होती है, ठीक है। और इसके क्या होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, इस ओवरहेड टैंक के कुछ घटक होते हैं कह सकते हैं, या कंपोनेंट्स जनरली जिनके नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें पहला पॉइंट उसका आता है गुंबद नुमा छत स्लैब,
सेकेंड है सिलेंडरी घेरा दीवार। उसके बाद से थर्ड है रिंग धरन यानी कि रिंग बीम, फर्श स्लैब और स्टैगिंग कॉलम एंड ब्रेसेस यानी कि मंचिका स्तंभ तथा बंधक, और 6 है फाउंडेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एक चित्र मैं एक फिगर में बनाया हूँ, इसको डायमेंशन ध्यान से देखिएगा। सारा कुछ इसमें आप लोगों को क्या है स्पष्ट बनाया गया है। एक गुंबद नुमा बना हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ होल्स हैं, ठीक है, और सबसे बीच में आपके एक रोशनदार के लिए क्या किया जाता है, एक रोशनदान के लिए जनरली हम लोग एक प्रोवाइड कर देते हैं होल टाइप का, ठीक है, जिसको लैंटर्न्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद से कुछ बालकनी भी प्रोवाइड कर देते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद से जो आपका कॉलम होता है इसे फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग तो फाउंडेशन से ही होगा, फाउंडेशन से करते करते फिर हम फाइनली आपके डोम टाइप स्लैब तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो डोम टाइप का होता है आपका, इसमें जो छत होती है इसका, ठीक है, वो कैसा होता है। ठीक है, हम आपको बता दें कि जो गुंबद स्लैब की मोटाई होती है, इस पर पड़ने वाले भार के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, जो गुंबद स्लैब की मोटाई होती है, ठीक है, इस पर पड़ने वाले भार के अनुसार 100 mm से 200 mm रखी जा सकती है। ठीक है, 100 mm से 200 mm रखी जा सकती है, परंतु यह 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, गुंबद स्लैब की जो मोटाई होती है, जो हम स्लैब ढालते हैं, ठीक है, उस पर भार पड़ने के अनुसार, ठीक है, 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या कह सकते हो 100 mm से लेकर के 200 mm रखी जा सकती है, परंतु यह जो है 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यह 75 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि इसमें जो प्रबलन छड़ें रिइंफोर्समेंट डालें आसानी से डाल सकें। ठीक है, इतनी स्पेसिंग इसलिए है, आपका इतना मोटाई इसलिए है ताकि हम जो इसमें रिइंफोर्समेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या करें, आसानी से डाल सकें। ठीक है, उसके बाद से इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं और भी पॉइंट के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे आपका मैंने बताया कि डोम टाइप्स जो उसका स्लैब होगा, फिर उसका सिलेंडर वाल होगा, या फिर रिंग बीम होगा, या फर्श स्लैब होगा, ठीक है, स्टैगिंग होगा, फाउंडेशन होगा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, पॉइंट वाइज एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब आता है सेकेंड, ऊपरी रिंग धरण, टॉप रिंग बीम। क्या आता है, टॉप रिंग बीम। ये क्या होता है, गुंबद की तली पर रिंग का धरन दी जाती है। ठीक है, गुंबद की तली पर रिंग प्रकार का धरन दी जाती है। ठीक है, जो गुंबद के क्या करती है, मेरिडोनल प्रणोद के क्षैतिज घटक को वहन करती है। ठीक है, अब आता है कि सिलेंडर वाल क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, यह वेल रिंग की भांति गोलाकार होती है, जिसके ऊपर रिंग धरन तथा गुंबद नुमा छत टिकी होती है। जो आपका वाल होता है उस पर क्या होता है, जो इसके ऊपर धरन होता है तथा गुंबद नुमा छत होती है, उसी पे क्या होता है, उसी वाल पे टिका होता है। सिलेंडर का व्यास तथा ऊंचाई टंकी की धारिता के अनुसार क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। याद रखिएगा, जो सिलेंडर का व्यास तथा ऊंचाई जो है टंकी की धारिता यानी कि कितनी कैपेसिटी है उस टंकी की, किसी भी लिक्विड को स्टोरेज करने की। ठीक है, सिलेंड्रिकल दीवार का विकल्पन हुप टेंशन के लिए किया जाता है। ठीक है, और प्रबलन बड़े 36 रिंग की भांति डाली जाती है। चूँकि हुप तनन टंकी की गहराई के समानुपाती होती है, अतः ठीक है, अतः दीवार के ऊपरी भाग में छड़ों का अंतराल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, दीवार के कुल ऊंचाई को उपयुक्त खंडों को मानकर क्या करते हैं हम लोग, जनरली इस्पात की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होता है उसका क्षेत्रफल 0.35% लिया जाता है। याद रखिएगा, वितरण इस्पात का क्षेत्रफल 0.35% लिया जाता है। ठीक है, और यह खड़ी स्थिति में दीवार के दोनों फलकों पर डाला जाता है। ठीक है, ये तो था किसका, सिलिंड्रिकल वाल का। अब आता है बॉटम रिंग बीम का। तो बॉटम रिंग बीम क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। यह धरन सिलिंड्रिकली दीवार तथा आधार स्लैब या शंकु गुंबद के संगम पर डाली जाती है। ठीक है, इस पर ऊपरी गुंबद, रिंग धरन, सिलिंड्रिकल दीवार इत्यादि का क्या होता है, भार आता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके बाहरी ओर बालकनी की स्लैब निर्माण की जाती है। ठीक है, रिंग धरन का जो अभिकल्पन होता है, बंकन आघूर्ण या बेंडिंग मोमेंट
या ट्विस्टिंग या टॉर्जन तथा कर्तन के लिए किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी रिंग धरण का विकल्पन किया जाता है वह बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग, टॉर्जन तथा कर्तन के लिए यानी कि शियर में किया जाता है, शियर के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद से 5वां पॉइंट आता है बॉटम डोम या तली, बॉटम स्लैब। तली गुंबद का विकल्पन की भी ऊपरी गुंबद की भांति किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, तली गुंबद का जो आपका जो बॉटम स्लैब होता है उसका जो विकल्पन है ऊपरी गुंबद की भांति किया जाता है। भार की गणनाएं करते समय टंकी के भीतर के पानी का भार भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब भी हम भार की गणना करेंगे तो जो टंकी के अंदर पानी है उसका भी भार क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। सिलेंडरीकृत नुमा टंकी के लिए चपटी तल स्लैब समानता नहीं लगाई जाती है। याद रखिएगा, सिलेंडरी नुमा टंकी के लिए चपटी तल स्लैब समानता नहीं लगाई जाती है। ठीक है। उसके बाद से सबसे बड़ी बात है कि इसका जो बीम होता है, ठीक है, 6 पॉइंट वृत्ताकार धरण। क्या होता है? वृत्ताकार धरण। ठीक है। टंकी के नीचे आधार स्लैब अथवा तली गुंबद को आलंबित करने के लिए वृत्ताकार धरण दी जाती है। ठीक है। ठीक है, यह धरण मचान के स्तंभों के शीर्ष पर टिकी रहती है। टंकी का संपूर्ण भार वृत्ताकार धरण के द्वारा मंचिका पर क्या होती है, स्थानांतरित होता है। ठीक है। धरण पर शंकु गुंबद तथा तली गुंबद के प्रणोद लगते हैं। ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी हम वृत्ताकार धरण विकल्पन करते हैं कुछ निम्न फैक्टर याद करते हैं। जैसे पाठ के मध्य में अधिकतम बंकन आघूर्ण, इस पर विचार करना पड़ता है। आलम पर कर्तन तथा बंकन आघूर्ण। ठीक है। अब आता है 7वां पॉइंट मंचिका, जिसको बोला जाता है स्टैगिंग। टंकी को आवश्यक ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए इसके नीचे चिनाई के पाए अथवा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के स्तंभ दिए जाते हैं। ठीक है। स्तंभ एक अथवा कई पंक्तियों में वृत्ताकार, वर्गाकार अथवा आयताकार खंड के हो सकते हैं। ठीक है। तो लंबे स्तंभों को पार्श्व स्थिरता प्रदान करने के लिए ऊंचाई की दिशा में उच्च अंतराल पर क्या करते हैं, हम एक बंधक बनाए जाते हैं। ठीक है। आप लोग देखे होंगे चारों तरफ पे क्या करते हैं, उसको लगाए जाते हैं सपोर्ट के तौर पे, एक सर्किल में अगर देखा जाए तो। ठीक है। जिसको जनरली क्या बोलते हैं, बंधक बोलते हैं या ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है। जो सभी स्तंभों को आपस में क्या कर देते हैं, आबद्ध कर देते हैं। ऐसा करने से क्या फ़ायदा मिलता है, ऐसा करने से हमको सामर्थ्य क्या होता है, मिलता है। यानी कि उस जो टंकी की जो सामर्थ्य होगी जो कॉलम का, वो क्या होगा, वह बढ़ जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। रिवीजन करने के बाद से इसका फिगर मैंने जो बनाया है जैसे डायमेंशन के साथ लिखा है, उस पूरे डायमेंशन के साथ उसके कंपोनेंट को भी क्या करिएगा, रिप्रेजेंट करिएगा। उसके बाद से फिर क्या करिएगा, उसको करिएगा। ठीक है। इतना तब तक पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं। इसके कुछ थोड़ा सा और पार्ट बचे हुए हैं, उसको हम लोग कन्फर्म क्लियर कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट यूनिट पहुँचेंगे। ठीक है। थैंक यू।